अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों ने कंपैरेटिव एनालिसिस को डिटेल में देखा। हम लोगों ने कोलगेट की इनकम स्टेटमेंट का कंपैरेटिव एनालिसिस देखा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और इसको वर्टिकल एनालिसिस भी बोला जाता है और इसको डिटेल में देखेंगे कि कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का जो है वो इनकम स्टेटमेंट का या बैलेंस शीट का कॉमन साइज एनालिसिस जो है वो किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैन बेनिफिट फ्रॉम नोइंग व्हाट प्रपोर्शन ऑफ अ ग्रुप और सब ग्रुप इज मेड अप ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। स्पेसिफिकली इन एनालाइजिंग अ बैलेंस शीट इट इज़ कॉमन टू एक्सप्रेस अ टोटल assets or liabilities plus equity as 100%. The account within these grouping are expressed as a percentage of their respective total. हम लोग जो है वो बैलेंस शीट का कॉमन साइज एनालिसिस करते वक्त एक करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज़ हो गई, हमारे टोटल एसेट्स हो गए, टोटल लायबिलिटीज़ हो गई और प्लस इक्विटी हो गई, इन सबको 100% कंसिडर किया जाता है। टोटल एसेट्स को, टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटीज़ को, और बाकी सब अकाउंट्स को उनके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो एनालाइज किया जाता है। इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट में जो है वो इन एनालाइजिंग एन इनकम स्टेटमेंट सेल्स आर ऑफन सेट एट 100% with remaining income statement account expressed as a percentage of sales because the sum of the individual accounts within groups is 100%. This analysis is said to yield common size financial statements. इनकम स्टेटमेंट भी ऐसे ही किया जाता है कि हम लोग सेल को जो है वो 100% कंसिडर करते हैं और बाकी सारे अकाउंट्स को इनकम स्टेटमेंट के उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसको हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस बोलते हैं और इसको वर्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है, या अप डाउन या डाउन अप जो है वो इसके जो है वो अदर नेम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या यूजफुल अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल makeup of financial statements. For example, in analyzing a balance sheet, a common size analysis stresses two factors. बैलेंस शीट को कॉमन साइज एनालिसिस करते वक्त दो फैक्टर्स हमारे जो होते हैं अंडर कंसिडरेशन होते हैं, एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग और दूसरा जो है वो कंपोजिशन ऑफ एसेट्स। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या होती है? बेसिकली सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसिंग अक्रॉस करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। कि हमारी जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फाइनेंसिंग की, लायबिलिटीज़ करंट लायबिलिटीज़ के लिए, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के लिए और इक्विटीज़ के लिए। इसी तरह से कंपोजिशन ऑफ एसेट्स जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है कि इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ फॉर इंडिविजुअल करंट एंड नॉन करंट एसेट्स के जो एसेट्स की अमाउंट्स है वो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के लिए कितनी जो है वो इंक्लूड होती है। अब आगे आ जाता है हमारे पास, हम लोग के पास एक कोलगेट की जो है वो इनकम स्टेटमेंट है, उसका हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस करते हैं। हम लोग का 5 ईयर का डाटा जो है वो अवेलेबल है, उसको देखते हैं। कोलगेट का कॉमन साइज एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट आर शोन दैट इन 2011 कोलगेट अर्न 14.5 सेंट्स पर डॉलर ऑफ सेल्स कंपेयर्ड विद 11.1 सेंट इन 2006, एन इंक्रीज ऑफ 3.4% पर डॉलर ऑफ सेल्स। मतलब कि हमारा जो है 14.5, अगर हम इसकी नेट इनकम को देखें तो हमारे पास 2011 की जो नेट इनकम शो हो रही है वो है 14.53%, जबकि हमारे जो है वो 2006 में अगर देखा जाए तो 11.06 थी, जो कि इंक्रीज़ होकर 14.53 तक पहुंची है। मतलब अगर $1 की सेल करें तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों को जो नेट इनकम होती है, जो अर्निंग होती है, वो 2011 में 14.53 है। दिस इंक्रीज मेक्स सम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स इन कोलगेट इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। एग्जामिनिंग कोलगेट ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेट। इसी तरह से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ आया है। 2006 में जो है वो 58.92 था, जो कि अब कम होकर 57.31% रह गया है। तो इस तरह से ये डिक्रीज़ क्यों आया है? हमारे पास डिक्रीज़ जो है वो 2006 से 2011 में 1.8 सेंट पर डॉलर ऑफ सेल्स का डिक्रीज़ आया है। दिस डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिफ्लेक्ट द डिफ़िकल्ट competitive environment that Colgate faces in the consumer product industry. कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कंपटीशन जो है वो इतना हाई लेवल का है, इतना हाई लेवल कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में कोलगेट जो है वो प्रोग्रेस उसकी ये शो हो रही है, थोड़ा डिक्रीज़ आ रहा है उसके ग्रॉस प्रॉफिट में।
लेकिन जैसे ही हम लोग आगे जो है वो उसकी नेट इनकम वगैरह देखते हैं तो उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, और किस वजह से आ रहा है हम लोग इसको आगे थोड़ा और डीपली इसको स्टडी करते हैं कि हमारे पास व्हाट अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन डिस्पाइट द डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के डिक्रीज़ होने के बावजूद जो कि 2006 से 2011 में 1.8% का डिक्रीज़ आ रहा है, उसके बावजूद हमारा जो है वो नेट इनकम में 11.06 से 14.53 इंक्रीज़ क्यों आ रहा है। हमारे पास फर्स्ट जो है वो पॉइंट इसका ये है, फर्स्ट सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैव ड्रॉप्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स from 35.2 to 34.4 cent per dollar of sales over the 2006 to 2011 पीरियड के हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो 35.21% से 34.41% पे आए हैं, हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, इस वजह से हमारे जो है नेट इनकम इंक्रीज़ हो रही है। और दूसरा क्या है कि दूसरा सेकंड अदर एक्सपेंसेस हैव ड्रॉप फ्रॉम 5.5 सेंट पर डॉलर ऑफ सेल्स इन 2006 टू 0.1 सेंट्स इन 2011 कि हमारे जो अदर इनकम एक्सपेंसेस जो हैं वो $5.49 थे, जो कि कम हो के 2011 में 0.05 जो कि यहाँ हमारा जो है वो मतलब नेगेटिव में शो कर रहे हैं, मतलब हमारा जो है वो डिक्रीज़ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो नेट इनकम इंक्रीज़ हो रही है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में से जब एक्सपेंसेस जो हैं वो 2006 के अकॉर्डिंग 2011 में बहुत ज़्यादा कम हो गए हुए हैं, इसी वजह से हमारी नेट इनकम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है कि हमारी नेट इनकम 11.06 से 14.53 पे जो है वो शो कर रही है हमारे रिजल्ट्स को। ठीक हो गया। इसके बाद कंक्लूजन देखते हैं। आइटम्स इन अदर एक्सपेंसेस include assets impairments, termination benefits and other one-time charges that are partially related to Colgate restructuring efforts initiated in 2004। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इसमें जो आ जाते हैं। अदर इनकम एक्सपेंसेस हम लोगों ने देखा जो कि नेगेटिव में गया है, हमारे जो है 0.1 पे आ गया है, 0.05 हमारी इनकम स्टेटमेंट शो कर रही है। उसमें ये काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे, उन सबको कट डाउन किया गया है, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो कॉस्ट कम हो गई हुई है, जिसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं। As Colgate charges from its 2004 restructuring efforts have declined, the amount of other expenses recognized by Colgate has similarly declined। इसी वजह से हमारी जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट जो है वो डिक्लाइन हुई है, इसी वजह से जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं, कॉस्ट डिक्लाइन हुई है, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। टुगेदर दीज कॉस्ट सेविंग effort explain the increase in net income despite the slight decline in gross profit margin for Colgate over the period कि हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज़ होने के बावजूद भी हमारी जो नेट इनकम इंक्रीज़ हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि हमारे सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और हमारे अदर एक्सपेंसेस जो हैं जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो गया, हमारे अदर बेनिफिट चार्जेस, ये सारे कट डाउन किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं कि बैलेंस शीट का कॉमन साइज एनालिसिस क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ कोलगेट बैलेंस शीट, बिकॉज कोलगेट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन हो रही है 28.8%, जो कि अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट 29% है, और 2006 में जो थी वो तकरीबन जो है 29.5 मतलब 30% थी, 30% से डिक्रीज़ हो गई हुई है 28.8% पे। और इंटेंजिबल एसेट्स को देखा जाए एंड गुडविल अकाउंट फॉर 31.4% ऑफ इट्स एसेट्स इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट एक्विजिशन इन द पास्ट। तो हमारे पास जो गुडविल है हमारे क्या शो कर रही है, गुडविल जो है हमारे पास गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट्स इन दोनों को ऐड करके देखा जाए तो हमारे पास 20.9 और 10.5 तो अप्रोक्सीमेटली 31.4% ऑफ एसेट जो है वो इधर हमारे पास जो है गुडविल के साथ इंडिकेट, गुडविल जो है वो इसको इंडिकेट कर रही है कि इतना जो है वो इसमें गुडविल ने कॉन्स्टिट्यूट किया है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो हमारे पास इन कंपैरिजन 34.6% ऑफ कोलगेट एसेट्स आर करंट एसेट्स। हमारे जो हैं वो टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि 34.6% हैं, जो कि पहले 2006 में 36.1 थे। अब ये डिक्रीज़ क्यों आया है टोटल करंट एसेट्स में? ये डिक्रीज़ हमारे अकाउंट रिसीवेबल की वजह से आया है, क्योंकि हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो 16.7% थे 2006 में, और अब जो है वो 13.2% हो गए हैं। तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमारे टोटल करंट एसेट्स के ऊपर इफेक्ट आया है इसका कि हमारे टोटल करंट एसेट्स का पोर्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गया है।
अच्छा जी, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा कैश इन हैंड और कैश इक्विवेलेंट जो हैं वो 2006 में 5.4% थे, जबकि 2011 में जो इंक्रीज़ होके 6.9% पे आ गए हैं। तो ये हमारे काफ़ी सारे जो है वो रिसीवेबल डिक्रीजिंग को जो है वो ऑफसेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो करंट लायबिलिटीज़ की तरफ देखते हैं तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्या रिजल्ट शो कर रही है। हमारे पास करंट लायबिलिटीज़, टोटल करंट लायबिलिटीज़ जो है वो 29.2% शो कर रही हैं, जो कि 2006 में बहुत ज़्यादा थी, 38% थी, और अब कम होकर जो है वो 9.2% रह गई हैं। और अगर हम इन्हीं लायबिलिटीज़ को जो है वो टोटल करंट एसेट्स के साथ कंपेयर करें तो हमारी लायबिलिटी जो है वो कम अमाउंट कम परसेंटेज शो कर रही है, 29% शो कर रही है, जबकि हमारे पास करंट एसेट्स जो हैं वो 34.6% है, जो कि फेवरेबल है कि वो अपने हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है इतने करंट एसेट्स हैं कि वो अपने जो है वो करंट लायबिलिटीज़ को जो है वो रिकवर कर सकती हैं। मतलब अगर वर्किंग कैपिटल को देखा जाए तो हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस तो नहीं है 29% और 34.6% में, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइड अप तो नहीं है इनकी मनी जो है वो वर्किंग कैपिटल में, लेकिन फिर भी जो है वो इसको रिकवर कर सकती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ जो हैं, टोटल करंट लायबिलिटीज़ 80% हैं ऑफ एसेट्स का, और जिसमें से लॉन्ग टर्म ये देखें टोटल लायबिलिटीज़ जो हैं वो 80% शो कर रही हैं, और करंट एसेट्स का जिसमें से जो है वो लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं वो 34.8% हैं। इसी तरह से अगर हम लोग शेयर होल्डर इक्विटी देखें तो शेयर होल्डर की इक्विटी 18.7% जो है वो फाइनांस्ड एसेट्स जो हैं वो 18.7% जो है वो इक्विटी से फाइनेंस हो रहे हैं, जबकि 80% जो है वो टोटल लायबिलिटीज़ से फाइनेंस हो रहे हैं। और अगर हम लोग जो है वो इसका रिटेन्ड अर्निंग को देखें तो रिटेन अर्निंग जो है वो 123% शो कर रही है, जबकि इनका ट्रेजरी स्टॉक जो है वो 100.7% शो कर रहा है, जो कि ये अमाउंट जो है वो ये फिगर जो है वो ये शो कर रही है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी ही स्टॉक को रीपरचेज कर रही है, जो कि जिसकी वजह से जो उनका टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में जो है वो सिर्फ 20% जो है वो शेयर है। तो 20% हमारा टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 20% शो कर रही है, जबकि टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो 80% जो है एसेट्स का शो कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो है फॉर मोस्ट कंपनीज सच अ स्मॉल शेयर ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग में बी काज फॉर कंसर्न, बट इन कोलगेट केस इट जस्ट रिफ्लेक्ट इट्स जनरस पे आउट टू शेयर होल्डर। इसमें ज़्यादा कंसर्न वाली इनकी बैलेंस शीट में कंसर्न वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है पे आउट शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पे कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा जो है वो आज का टॉपिक, और नेक्स्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है और रेशियो एनालिसिस जो है वो कैसे किया जाता है। हम लोग जो है वो कोलगेट कंपनी का लेंगे, हम लोग इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, उसके हम लोग जो है वो रेशियोज़ फाइंड आउट करेंगे और उन रेशियोज़ को जो है वो इवेल्युएट करेंगे। ओके जी, थैंक यू।